हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 5 यूनिट 10 आपकी चली है, जिसका नाम है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो इसकी हमने 4 क्लासेस कर ली हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, बिल्कुल उसको हमने ब्रीफली कवर कर लिया है। आज हम करेंगे इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए थे और वहां से आपको क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में जो आपकी क्लासेस लगी हैं और यूनिट्स हमने कवर करी हुई हैं, हमने 5 यूनिट को कवर कर लिया है। 1 यूनिट 3 यूनिट 7 8 4 यूनिट। तो इनको आप जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, साथ में ही तैयारी करते रहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ गया है, उसको फिल कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। नोट्स बनाइए, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में करा है उसके सभी नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करते रहिए। डेली उनको रिवाइज करते रहिए, तभी आपको वो माइंड में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम करेंगे उनको हम शुरू करते हैं। हम 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 में से आपके 8 क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबली ठीक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, हमने करे हुए हैं सभी, तो कोई भी उसमें मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है और उनको कवर करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस इज ट्रीटेड एज। ठीक है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? ऐसी कोई इनकम जो आपकी मशीनरी को आपने सेल किया और उस सेल करने से जो आपके पास पैसा आया, उस पैसे को आपने अपने बिजनेस में यूज किया, तो उस इनकम को आप कैसी इनकम बोलोगे? किस हेड के अंदर उसको लेके जाओगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या वो इनकम आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हुई है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपकी, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है? तो क्या रहेगा इसका आंसर कि अगर आपने सेल ऑफ मशीनरी करी है, ठीक है, मशीनरी को आपने सेल किया, कोई भी बिजनेस के अंदर आपकी मशीनरी थी उसको आपने सेल किया, उसको सेल करने से जो आपको पैसा मिला, उस पैसे को आप अपने बिजनेस में ट्रीट कर लिया, यूज कर लिया, तो वो किस तरह की इनकम हुई? तो वो आपके पास इनकम हुई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसी हुई? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी आपको इनकम हुई है, क्योंकि मशीनरी को आपने बेचा है, उससे आपको जो इनकम हुई है उसको शॉर्ट टर्म में ही आप यूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आपका गेन नहीं है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं है, क्योंकि आपने मशीनरी को सेल किया तो बिजनेस से आपकी वो इनकम हुई है। तो इस तरह से उसको आप ट्रीट करोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, इफ असेसी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस। अगर आपका करदाता ऐसे बिजनेस में इंगेज्ड है जो ग्रो करता है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, ग्रो करता है एंड मैन्युफैक्चर करता है चाय को इंडिया के अंदर, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज दैट केस शैल बी। तो कितना आपका ऐसा पोर्शन होगा जो एग्रीकल्चर इनकम के अंडर आपका आएगा? कोई भी एसएससी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी करदाता है, जब वो चाय का मैन्युफैक्चरिंग करता है या चाय को ग्रो करता है, तो उसकी ग्रोइंग में, उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कितना आपका हिस्सा है जो एग्रीकल्चर इनकम का रहेगा? इसको हमने एक टेबल से समझा था। एक टेबल में हमने इसमें किया था, जिसमें हमने रबर भी पढ़ा था, जिसमें हमने टी भी पढ़ा था, कॉफ़ी भी पढ़ा था। तो कितना आपका हिस्सा आएगा? क्या 100% वो एग्रीकल्चर इनकम रहेगी? क्योंकि देखिए, जो आपकी टी होती है ना, टी आपका कैसा बिजनेस होता है? एक आपका ऐसा बिजनेस होता है टी आपका, आप उसको सारा पर्सनली यूज नहीं कर सकते हो, वो आपका एक प्रोफेशन भी होता है, आप उसको एक बिजनेस के तौर पर यूज करते हो। ठीक है, वो एक ट्रेड होता है। आप चाय का जब खेती बगान होते हैं तो उसको यूज सारे को आप यूज थोड़ी ना कर सकते हो। चाय आप खाओगे थोड़ी, पियोगे, लेकिन वो लिमिट में होता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप उसको रखोगे, उगाओगे, तो आपको वो आगे बेचना पड़ेगा, तो वो बिजनेस भी होता है, उसको आप बिजनेस में लेते हो। तो इसका कुछ हिस्सा जो है आपका एग्रीकल्चर इनकम में माना जाता है। वो कितना परसेंट हिस्सा आपका एग्रीकल्चर इनकम का माना जाएगा, वही आपको बताना है। क्या 100% आप उसको बोलोगे कि एग्रीकल्चर इनकम है, या 60%, 50%, 40%? तो क्या आपका इसका आंसर हो जाएगा? हमने इसको पढ़ा है, याद कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 60% को आप उसमें एग्रीकल्चर इनकम में लोगे। अगर आप इंडिया के अंदर चाय का बिजनेस करते हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ग्रोइंग करते हो, तो 60% पोर्शन जो रहेगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम का रहेगा उसके अंदर। ठीक है, वो आपका एग्जम्प्टेड रहेगा और 40% के ऊपर आपका टैक्स लगेगा।
नाउ मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर इंडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड होती है, जो आपका इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंदर। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिस सेक्शन के अंदर आपकी एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्टेड किया है, क्या 2(1)(a) के अंडर किया गया है, 10(1) के अंदर, 10(2), 10(4). तो कौन सा रहेगा इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर आपका एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा अंडर सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड। तो डिडक्शन छूट दी गई है आपको जब भी आपने हायर एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हो। हमने 80 की डिडक्शंस पढ़ी हुई हैं, उसमें से ये क्वेश्चन आपका आया है 80E की सॉरी आपका क्वेश्चन है इसमें कि डिडक्शन जो आपकी है जब आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, ठीक है, तो उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उस पे के ऊपर आपको छूट मिल जाएगी। तो किस सेक्शन के अंडर आपको मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको 80E के अंडर। तो E हमने पढ़ा था एजुकेशन के लिए, 80C से लेकर 80U की डिडक्शंस हमने पढ़ी थी, उनको एक बार आप रिमाइंड कर लीजिएगा, वहीं से आपका ये क्वेश्चन है। तो 80E की डिडक्शन जो आपको मिलती है उसके अंदर हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट जो आप लेते हो, लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट लेते हो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलती है। Under the Income Tax Act 1961, unabsorbed depreciation can be carried forward for set of purpose। जो हमने सेट ऑफ लॉसेज एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज पढ़ा था वहां से ये क्वेश्चन आया है कि ऐसी इनकम जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपकी रहती है, ऐसी डेप्रिसिएशन जो अनएब्जॉर्ब्ड है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है कितने साल के लिए, कितने समय के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, या सेट ऑफ पर्पस के लिए उसको किया जा सकता है, क्या 4 ईयर्स के लिए या फिर 5 ईयर्स के लिए, 8 ईयर्स के लिए, फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए आप जो है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट अंडर कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम। इनमें से जो भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इसमें से कौन सा है जो कैपिटल एसेट नहीं है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपका एक हेड है, 5 हेड में से आपका एक हेड कैपिटल गेन है। तो जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में से आपने देखना है कि कौन सा है जो कैपिटल गेन नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड, गुडविल ऑफ बिजनेस, एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के ऊपर जब आपको कोई इनकम होती है वो तो आपकी कैपिटल होती है। एग्रीकल्चर लैंड, अगर दिल्ली में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उससे भी आपको इनकम ही होती है, वो भी आपकी कैपिटल है। बिजनेस के लिए कोई गुडविल आपकी अच्छी है, गुडविल उसकी अच्छी है, तो वो भी आपके लिए, वो भी आपकी बिजनेस की कैपिटल होती है। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड, जब आप स्टॉक ट्रेड करते हो, स्टॉक इन ट्रेड आपका होता है, तो वो आपकी कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आएगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सरचार्ज इज पेबल बाय इंडिविजुअल वेयर द इनकम एक्सीड। आपके जो सरचार्ज पे किए जाएंगे, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है वो सरचार्ज पे करता है तो उसकी टोटल इनकम कितनी एक्सीड होनी चाहिए कि उसको सरचार्ज पे करने पड़े। तो हमने पढ़ा था सरचार्ज होता क्या है, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है उसको आप सरचार्ज बोलते हो। तो ऑप्शन है आपके पास 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। कितना आपका है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 50 लाख। जब आपकी इनकम एक्सीड हो जाती है 50 लाख से ऊपर, जब आपकी इनकम होती है उस इनकम के ऊपर आपका सरचार्ज लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, इफ एनी एग्रीकल्चर लैंड इज सोल्ड इट इज कवर्ड अंडर द हेड। जब आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड को बेचा जाएगा तो उसको किस हेड के अंडर आप रखोगे? क्या उसको कैपिटल गेन के अंडर रखोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर रखोगे, एग्रीकल्चर इनकम के अंडर रखोगे, नॉट अंडर एनी हेड, या वो किसी भी हेड के अंडर नहीं आएगी। तो एग्रीकल्चर लैंड को आपने सोल्ड करा है तो एग्रीकल्चर इनकम के अंडर ही आएगी, वो एग्रीकल्चर से ही तो आपको इनकम हुई है। एग्रीकल्चर लैंड को आपने बेचा, एग्रीकल्चर लैंड को आपने खरीदा, जो भी आपकी इनकम हुई है वो आपको एग्रीकल्चर लैंड के ही तो हुई है, तो एग्रीकल्चर इनकम आप उसको बोलोगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाई एनी स्टूडेंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जब स्कॉलरशिप रिसीव करता है ताकि वो अपनी एजुकेशन की कॉस्ट को पे कर सके, ठीक है। एजुकेशन कॉस्ट आपके पास आती है, स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, वो उससे मिल सके, एजुकेशन की कॉस्ट को वो पे कर सके। तो वो कैसी होती है? क्या वो फुली टैक्सेबल होती है, फुली एग्जम्प्टिव होती है, कैजुअल इनकम होती है? नन ऑफ दीज होती है। तो जो भी स्कॉलरशिप आपको रिसीव होती है, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप आपको रिसीव होगी, तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी जो है वो टैक्स नहीं होता है, वो फुली एग्जम्प्टेड आपकी होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक व्यक्ति है, इंडिया का व्यक्ति है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अब्रॉड गया है, बाहर किसी और कंट्री में गया है काम करने के लिए, मस्ट स्टे इन इंडिया, लेकिन वो इंडिया में रहता है, टू बिकम रेजिडेंट एटलीस्ट, उसको कितना टाइम जो है, सॉरी क्वेश्चन आपका ऐसा है कि एक इंडिया का व्यक्ति है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, अब्रॉड में काम करने के लिए गया है, और उसको कितने दिन इंडिया में रहना पड़ेगा इंडिया का रेजिडेंट होने के लिए? तो कितने दिन रहना पड़ेगा? 182 डेज, 90 डेज, 60 डेज, 180 डेज। तो इसमें से क्राइटेरिया, इसमें से कुछ भी नहीं है, तो 182 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने दिन उसको इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा? उसको इंडिया के अंदर 182 डेज रहना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के आपके प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होती है। हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वाइज बढ़िया तरीके से हमने इसको सॉल्यूशन को भी देखा, क्वेश्चन को भी देखा, आंसर को भी देखा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सही रहे होंगे। तो चलिए, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, प्रीवियस ईयर के लिए प्लेलिस्ट को देख सकता है, कोई क्वेरी रहेगी, क्वेश्चन रहेगा, मेरे को ईमेल पे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपकी जो है इनकम टैक्स के जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आपको क्वेश्चन आते थे वो आपको मैंने करवा दिए हैं। इसके बियॉन्ड यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप तैयारी करते रहिए, आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अब हम कोई नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसकी मैं प्लेलिस्ट आपको बना दूंगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगी, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।